मिडिल ईस्ट बारूद का ढेर बन चुका है। ईरान ने कसम खा ली कि वो खाड़ी के देशों में अमेरिका वजूद को मिटाकर ही एक तरह से दम लेगा। कतर में कोहराम है, सऊदी में कत्लेआम की आहट है और बहरीन से जॉर्डन तक सिर्फ मिसाइलों की गूंज है। ईरान का एक ही नारा है, खून का बदला खून। इजराइल ने जो आग गाजा में लगाई थी, आज वही आग तेल अवीव की सड़कों पर बरस रही है। क्या ये खाड़ी के देशों का अंत है या फिर अमेरिका की चौधराहट का अंतिम संस्कार? देखिए महाविनाश की स्पेशल रिपोर्ट। समंदर उबल रहा है। आसमान से मौत बरस रही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदलने की ठान ली है। ये जंग अब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही। बल्कि उन देशों तक पहुंच गई है जहां जहां अमेरिका के ठिकाने हैं। कतर में कोहराम मचा है। सऊदी अरब के शहर शहर में धुआं उठ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है, अगर इजराइल को शहीदोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ईरान का असली दुश्मन इजराइल के पीछे खड़ा वो मददगार है जिसे दुनिया अमेरिका कहती है। ईरान की मिसाइलों का रुख उन एयरबेसों की तरफ है जहां से अमेरिका अपनी धौंस दिखाता है। तेहरान का संदेश सीधा है, अमेरिका का अरब देशों में क्या काम? ईरान अब अमेरिका की चौधराहट निकाल कर ही दम लेगा। इन ठिकानों को दफन करना ही ईरान का मिशन डेस्टिनी है। क्योंकि इन्हीं बेस की वजह से इजराइल को नरसंहार की ताकत मिलती है। इतिहास गवाह है, जो बोओगे वही काटोगे। इजराइल ने गाजा को शमशान बनाया। अब ईरान ने इजराइल के शहरों में गाजा जैसा मंजर पैदा कर दिया है। मिसाइलों की ऐसी बारिश हुई कि आयरन डोम भी हांफने लगा। ये आर पार की जंग है। ईरान ने अहद कर लिया है कि दुश्मन के दांत खट्टे करने का वक्त है। अब समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ हिसाब होगा और हिसाब खून से लिखा जाएगा। Holy shit! बहरीन दहला है, जॉर्डन रण क्षेत्र बन चुका है। खाड़ी के देशों को खंडहर बनाने की
ये शुरुआत है या अंत? ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने कह दिया है कि जंग का आगाज अमेरिका और इजराइल ने किया था, लेकिन खत्म हम करेंगे। दुनिया सांसें रोक कर देख रही है क्योंकि अब घुटनों पर लाने की बारी ईरान की है। क्या सुपर पावर अमेरिका अपनी हार स्वीकार करेगा या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की राख में दफन हो जाएगी? आसमान से बरसता बारूद, समंदर में तैरती लाशें और जलता हुआ मिडिल ईस्ट। ये जंग नहीं, ये दुनिया के अंत का आगाज है। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू का अहंकार है तो दूसरी तरफ ईरान का आत्मघाती इंतकाम। ट्रंप कह रहे हैं कि जंग 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन ईरान ने हुंकार भरी कि जब तक ट्रंप और नेतन्याहू का गुरूर खाक नहीं हो जाता, ये बारूद थमने वाला नहीं है। और हैरत की बात देखिए, आज ईरान के खिलाफ 10 से ज्यादा मुल्क कतार में खड़े हैं, जिनमें अरब देश भी शामिल हैं और यूरोप के धुरंधर भी। लेकिन क्या ईरान अकेला है? क्या रूस और चीन की खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या पुतिन और शी जिनपिंग जंग के मैदान में कूदने वाले हैं? समंदर में उबाल है और आसमान मिसाइलों की आतिशबाजी से लाल हो चुका है। ट्रंप ने भविष्यवाणी की है कि 4 हफ्ते में ईरान का वजूद मिटा देंगे, लेकिन तेहरान के तेवर बता रहे हैं कि ये जंग हफ्तों नहीं महीनों चलेगी। ईरान ने आत्मघाती चाल चल दी है। उसका लक्ष्य सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को खंडहर बनाकर अमेरिका को वहां से खदेड़ना है। ईरान की नजर में खामनेई का कत्ल कोई सामान्य हत्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगी। विडंबना देखिए, जिस खाड़ी को बचाने का दावा ईरान करता था, आज उसी खाड़ी के 7 मुल्क बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई ईरान के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं। उन्होंने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के हमलों को लापरवाह करार दिया। यूरोप के 3 देशों ने भी ईरान पर युद्ध छेड़ दिया है। गल्फ से लेकर यूरोप तक ईरान चारों तरफ से घिर चुका है। क्या ये अकेले पड़ चुके ईरान का अंतिम संघर्ष है? लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ईरान अकेला है तो आप गलत हैं। पर्दे के पीछे रूस और चीन की गोटियां सेट हो रही हैं। पुतिन ने खामनेई की हत्या को घृणित कत्ल और अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनाजा बताया है। चीन ने इसे ईरान की संप्रभुता पर हमला कहा है। भले ही ये दोनों देश अभी मैदान में ना उतरे हों, लेकिन इनकी नजरें ट्रंप की हर चाल पर है। कयास लग रहे हैं कि जैसे ही ईरान कमजोर पड़ेगा, पुतिन के लड़ाकू विमान और जिनपिंग की नौसेना समंदर का रुख कर लेगी। तब ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं, बल्कि महाशक्तियों का टकराव बन जाएगी। ईरान के पास भले ही 11 मुल्कों की सेना ना हो, लेकिन उसके पास हिजबुल्लाह, हूती और शिया मिलिशिया की वो मौत की फौज है
जो छापामार युद्ध में माहिर है। ये संगठन अमेरिकी एयरबेसों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ब्रिटेन ने पीछे हटकर खतरे को भांप लिया, लेकिन अमेरिका और इजराइल आर पार के मूड में है। नेतन्याहू ईरान पर राज करने का सपना देख रहे हैं, तो ईरान ट्रंप को कब्र में पहुंचाने की कसम खा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ये 4 हफ्तों की जंग दुनिया को 100 साल पीछे ढकेल देगी? क्या बारूद का ये धुआं तभी थमेगा जब सब कुछ खाक हो जाएगा? माना कि चक्रव्यूह बड़ा है, माना कि एक साथ 11 मुल्कों के सैन्य बल से टकराना ईरान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, लेकिन याद रखिए, जब जंग वजूद की हो और मकसद इंतकाम खाम नहीं हो, तो गिनती फौज की नहीं, जुनून की होती है। ईरान भले ही घेराबंदी में हो, लेकिन उसकी एक एक मिसाइल तबाही का वो मंजर लिखने को बेताब है जो पूरी दुनिया को हिलाकर राख कर देगा। अमेरिका और इजराइल इसे 4 हफ्तों की जंग कह रहे हैं, पर ईरान ने इसे महाप्रलय का मोड़ दे दिया है। जीत किसी की भी हो, पर एक बात तय है, जब बारूद थमेगा तो मिडिल ईस्ट का नक्शा सिर्फ बर्बादी और खंडहरों की दास्तान सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज आधी दुनिया की सांसें अटक गई। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने वो ऐलान कर दिया जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने सील कर दिया। इब्राहिम जबारी की वो धमकी, हॉर्मुज से जो जहाज गुजरेगा उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। जिसका डर था वही हुआ। तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी सुलग चुकी है। ईरान ने समंदर के सीने पर बारूद बिछा दिया है। दुनिया की धुकधुकी बढ़ गई है, क्योंकि अब न तेल आएगा न गैस आएगी, आएगा तो सिर्फ तबाही का मंजर आएगा। गौर से देखिए इस 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते को। ये दुनिया की ऑक्सीजन पाइपलाइन है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत का एक्सपोर्ट इसी चोक पॉइंट पर टिका है। अगर ये बंद हुआ तो तेल $100 नहीं बल्कि $150 प्रति बैरल पार कर जाएगा।
सिर्फ आर्थिक जंग नहीं है, ये बदले की आग है। जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जब खामनेई की मौत की खबर आई, तभी ये तय हो गया था कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। कतर, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पर ईरान की मिसाइलों की बारिश लगातार जारी है। ईरान कह रहा है कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं। क्या अमेरिका इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अपनी नौसेना उतारेगा? क्या समंदर में जहाजों का कब्रिस्तान बनेगा? इंतजार कीजिए, क्योंकि विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समंदर में फायरबॉल तैयार है। ईरान ने हॉर्मुज की गर्दन दबोच ली है। अमेरिका की एक गलती और पूरी दुनिया को भुगतनी होगी उसकी सजा। क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को कम आंकने की भूल की? 28 फरवरी के उस हमले ने ईरान के वजूद पर चोट की थी, लेकिन अब ईरान ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट की है। हॉर्मुज स्ट्रेट वो रास्ता जहां से भारत से लेकर यूरोप तक की गाड़ियां चलती हैं। आज वहां ईरान की नौसेना मौत का पहरा दे रही है। ईरान ने सिर्फ रास्ता बंद नहीं किया, उसने पड़ोसियों को भी लपेटे में ले लिया है। ईरान के कमांडर कह रहे हैं कि नेवी और IRGC के हीरो अब समंदर को आग के दरिया में बदल देंगे। ये सुसाइड मिशन है या सुपर पावर अमेरिका को झुकाने की आखिरी चाल? जानकारों की माने तो कतर की LNG गैस सप्लाई रुकते ही यूरोप में अंधेरा छा जाएगा। भारत के तेल बाजार में हाहाकार मच सकता है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई नहीं जीतेगा, लेकिन हारेगी पूरी इंसानियत। ईरान ने जहाजों को चेतावनी नहीं, डेथ वारंट जारी किया है। क्या हॉर्मुज का ये गेट अब तभी खुलेगा जब बारूद का धुआं शांत होगा, या फिर ये दुनिया को एक ऐसे अंधेरे युग में धकेल देगा जहां सिर्फ भूख और महंगाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाशक्ति का अहंकार और मिडिल ईस्ट का शमशान। ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा था कि खामनेई के कत्ल पर ईरान जश्न मनाएगा, लेकिन पासा पलट गया है। तेहरान की सड़कों पर खुशियां नहीं बल्कि इंतकाम का समंदर उमड़ पड़ा है और ट्रंप की गुंडाई और व्हाइट हाउस की चौधराहट के खिलाफ अब पूरा ईरान एक हो चुका है। सवाल ये कि संयुक्त राष्ट्र की खामोशी के बीच अमेरिका को ये हक आखिर किसने दिया कि वो बस्तियों को उजाड़े? क्या मानवाधिकारों का जनाजा निकालकर ही अमेरिका सुपर पावर कहलाएगा? देखिए ट्रंप की तबाही और ईरान की अंगड़ाई पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो फेल हो गई। ट्रंप ने सोचा था कि
खामनेई की मौत पर ईरान में दिवाली मनेगी, लेकिन वहां मातम इंतकाम की आग में बदल गया। ईरान की सड़कों पर आज जो सैलाब है वो ट्रंप की चौधराहट को सीधी चुनौती है। ये भीड़ नहीं, ये बारूद का वो ढेर है जो अब अमेरिका के हर बेस को राख करने के लिए निकल चुका है। ट्रंप का दांव औधे मुंह गिर चुका है। क्या इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं ट्रंप? क्या मासूमों की बस्तियों पर क्लस्टर बम बरसाना ही मानवाधिकार है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शमशेर भाई और भी हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेहरान पर हुए अटैक ने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका के लिए इंसानी जान की कीमत जीरो है। निर्दोषों को बिन मौत मारना और फिर खुद को शांति का मसीहा कहना, ये अमेरिका की पुरानी फितरत है। आज मिडल ईस्ट में मानवाधिकार का जनाजा निकल रहा है और वाशिंगटन में बैठकर सुपर पावर होने का जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया हैरान है कि संयुक्त राष्ट्र की जुबान पर ताला क्यों लगा है। जब अमेरिका इस तरह की गुंडई करता है तो ये संस्था बौनी क्यों हो जाती है। मिडल ईस्ट को ज्वालामुखी की भट्टी बनाकर ट्रंप क्या हासिल करना चाहता है? ये जंग ईरान ने मांगी नहीं थी, ये जंग ईरान पर थोपी गई है। ये ट्रंप की वो जिद है जो पूरी दुनिया को आर्थिक तबाही के गर्त में धकेल रही है। बिना किसी औचित्य के एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला करना क्या गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। फिलहाल ट्रंप सुन ले, ईरान झुकेगा नहीं। ये वो कौम है जो आखिरी सांस तक लड़ना जानती है। इतिहास गवाह है कि थोपी गई जंग का अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। अगर अमेरिका ने मिडल ईस्ट को राख करने की ठानी है तो ईरान ने भी कसम खा ली है कि वो अमेरिकी साम्राज्यवाद को इसी खाड़ी में दफन कर ही दम लेगा। यानी अब समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ विध्वंस होगा। क्योंकि जब सम्मान की बात आती है तो ईरान मौत को गले लगाना बेहतर समझता है। इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जा रहा है। सीधा सवाल है, क्या जो अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा उस पर बारूद की बारिश होगी? क्या लोकतंत्र का नकाब ओढ़कर ट्रंप दुनिया पर अपनी जंगी सनक थोप रहे हैं? ईरान को मलबे में तब्दील कर देना, बस्तियों को शमशान बना देना, क्या यही सुपर पावर की परिभाषा है? याद रहे, जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो ट्रंप का नाम किसी शांति दूत के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे क्रूर तानाशाह के रूप में दर्ज होगा जिसने अपनी चौधराहट के लिए हंसती खेलती दुनिया को ज्वालामुखी की भट्टी में झोंक दिया। ये जंग नहीं है, ये जंग थोपी गई है। और याद रखिएगा, जबरदस्ती थोपी गई जंगों का अंत अक्सर साम्राज्य के पतन से होता है। आज मानवाधिकार का जनाजा निकल रहा है और ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।
मिडिल ईस्ट के आसमान में मौत का सायरन बज चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को फरमान सुना दिया है, अभी निकलो वरना मारे जाओगे। 12 नहीं, 14 नहीं, बल्कि पूरे 15 इलाके ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका ने नो गो जोन घोषित कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ईरान पर अब तक के सबसे भीषण हमले होने बाकी हैं। यानी अब तक जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी शुरू होनी बाकी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ लफ्जों में कहा है, डिपार्ट नाउ। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब सुपर पावर अमेरिका ने एक साथ 14 से ज्यादा देशों को खाली करने का आदेश दिया हो। बहरीन से लेकर यूएई तक और इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक अमेरिका ने अपने नागरिकों को व्यावसायिक विमानों से तुरंत निकलने को कहा है। संदेश साफ है, सुरक्षा जोखिम गंभीर है। ये चेतावनी नहीं, ये मौत के साए से बचने की आखिरी अपील है। क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को पता है कि अब जो होने वाला है उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देगी? दुनिया जिसे महायुद्ध समझ रही थी, अमेरिका उसे अगला चरण कह रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलेआम कह दिया कि सबसे घातक हमले होना अभी बाकी है। अमेरिका की ये डेडलाइन बता रही है कि ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर सैन्य ठिकानों तक सब कुछ पेंटागन की रडार पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट संदेश दिया कि वो अपने टारगेट को हासिल करने के लिए हफ्तों या महीनों नहीं बल्कि सालों तक जंग खींचने को तैयार हैं। ये अल्टीमेटम वॉर की घोषणा है। गौर से देखिए इन देशों के नाम। ये वो इलाके हैं जहां दुनिया का दिल धड़कता है, जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है। लेकिन आज यहाँ अमेरिका को सिर्फ खतरा नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन का ये फैसला बताता है कि जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल की सीमा तक नहीं रहेगी। अब पूरा खाली क्षेत्र बैटलफील्ड बनने जा रहा है। अमेरिका को डर है कि जब उसके हमले भीषण होंगे तो ईरान के प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि डिपार्ट नाउ। इन दो शब्दों ने ग्लोबल मार्केट से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक भूकंप ला दिया है। अगर अमेरिकी नागरिक इन देशों को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाशिंगटन अब किसी की सुनने वाला नहीं है। ना अंतर्राष्ट्रीय कानून, ना मानवीय नैतिकता। ट्रंप की जिद और ईरान का पलटवार
इन दोनों के बीच मिडल ईस्ट का वजूद सिसक रहा है। क्या हम एक ऐसे दौर में एंट्री कर चुके हैं जहां भूगोल बदल जाएगा? क्या ये 14 देश आने वाले दिनों में सिर्फ खंडहर बनकर रह जाएंगे? फिलहाल अमेरिका अपने नागरिकों को वापस बुलाना इस बात की तस्दीक दी है कि अब कूटनीति के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं और मिसाइलें बात करेंगी। मार्को रूबियो की धमकी ने साफ कर दिया कि तबाही का नेक्स्ट लेवल आने वाला है। अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि इस महाविनाश के बाद बचेगा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर, अमीरों की पहली पसंद और विलासिता का वो केंद्र जिसे कभी युद्ध छू भी नहीं पाया था। जी हम बात कर रहे हैं दुबई की, लेकिन पिछले 48 घंटों में ईरान की मिसाइलों ने दुबई के उस सुरक्षा कवच को तार-तार कर दिया जिसकी कसमें पूरी दुनिया खाती थी। 540 ड्रोन, 165 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान ने खाड़ी के देशों पर बारूद की ऐसी बारिश की कि अब ग्लोबल विलेज कहलाने वाला यूएई दहशत के साए में है। निवेशक भाग रहे हैं, शेयर बाजार धड़ाम है और सवाल ये कि क्या अब दुबई कभी पहले जैसा सुरक्षित रह भी पाएगा? जिस शहर की रातों में रोशनी और संगीत गूंजता था, आज वहां मिसाइलों की कान फोड़ू आवाजें सुनाई दे रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईरान ने फारस की खाड़ी के देशों पर ऐसा हमला बोला कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान, कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। सबसे बड़ा सदमा लगा है दुबई को, वो दुबई जो रूसी अमीरों, अमेरिकी सेलिब्रिटीज और दुनिया भर के कारोबारियों के लिए सेफ हेवन था। आज वहां अपार्टमेंट्स की खिड़कियां धमाकों से चकनाचूर हो रही हैं। 4 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के आंकड़े डराने वाले हैं। ईरान ने एक साथ 700 से ज्यादा घातक हथियारों से हमला किया। भले ही यूएई के डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन 21 मिसाइलें अपने टारगेट पर जा गिरी। दुबई का व्यस्ततम एयरपोर्ट जो दुनिया को जोड़ने वाली कड़ी है, वहां भी हमला हुआ। एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जो तस्वीरें छनकर आ रही हैं, वो किसी हॉलीवुड की फिल्म जैसी हैं। गगनचुंबी इमारतों के बीच से गुजरते रॉकेट बता रहे हैं कि ईरान अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। दुबई ने हमेशा ईरान के साथ बैलेंसिंग एक्ट किया। ईरान के सबसे बड़े कारोबारी साझेदारों में से एक होने के नाते यूएई को लगता था कि वो सुरक्षित है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि जब बात वजूद की आएगी तो पुरानी दोस्ती और व्यापार कोई मायने नहीं रखेंगे। जब बाजार खुले तो सऊदी से लेकर ओमान तक शेयर बाजार धड़ाम हो गए। कुवैत ने कारोबार रोक दिया। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, ये यूएई के उस भरोसे का कत्ल है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। अब सबसे बड़ा सवाल निवेशकों का है। कोई भी इन्वेस्टर वहां पैसा नहीं लगाता जहां आसमान से मिसाइलें गिरती हो। ईरान के इस हमले ने यूएई की उस छवि को गहरा आघात पहुंचाया है जिसमें उसे दुनिया को सुरक्षित कोना कहा जाता था। क्या विदेशी कंपनियां दुबई से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगी?
ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया है, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। अब दुनिया को सोचना होगा कि क्या खाड़ी के देशों में निवेश करना सुरक्षित है। दुबई का डर अब पूरी दुनिया के लिए डर बन गया है। ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसकी पहुंच से कोई भी कोना दूर नहीं है। जो निवेशक कल तक दुबई की लग्जरी पर फिदा थे, आज वहां से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। ये हमला सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, ये यूएई के भविष्य पर हमला है। क्या खाड़ी के देश इस झटके से उबर पाएंगे, या फिर ये उस महाविनाश की शुरुआत है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बहादुर कमांडर या मोसाद का जासूस, ईरान की कुद्स फोर्स का चीफ या नेतन्याहू का सबसे बड़ा मुखबिर। आज तेहरान की गलियों से लेकर बैरूत में मलबे तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। वो शख्स जिसे कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी बनाया गया था, आज वही खामनेई की मौत के बाद शक के सबसे ज्यादा घेरे में है। क्या आयतुल्लाह अली खामनेई को उनके ही सबसे भरोसेमंद सिपहसालार ने बेच दिया? क्या 28 फरवरी की उस काली रात की लोकेशन कानी ने ही लीक की थी? आज ईरान के सबसे बड़े गद्दार का होगा पोस्टमार्टम। पिछले 6 साल और कुछ ऐसी मौतें जिन्होंने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है। कासिम सुलेमानी, फखरीजादे, रईसी, हानिया, नसरुल्लाह और अब खुद आयतुल्लाह खामनेई। ये मामूली लोग नहीं थे, इनका मूवमेंट इतना गुप्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर मोसाद को इनके बेडरूम तक की खबरें कैसे लगी? शक की सुई इस्माइल कानी पर जाकर रुकती है। याद कीजिए, 31 जुलाई 2024 को तेहरान का वो सेफ हाउस जहां इस्माइल हानिया रुके थे, सुरक्षा की जिम्मेदारी कानी की कुद्स फोर्स की थी, लेकिन बम हानिया के बिस्तर के नीचे पहले से फिट था। बिना अंदरूनी मिली भगत के ये नामुमकिन था। क्या कानी ही वो इनसाइडर है जिसने मोसाद के लिए ईरान का दरवाजा खोल दिया है? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद ने दुनिया को चौंका दिया था एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा था कि हमने जिस यूनिट को मोसाद से लड़ने के लिए बनाया है, उसका चीफ ही मोसाद का एजेंट निकला। इशारा साफ था, ओवरसीज इंटेलिजेंस और इस्माइल कानी। दावा है कि कानी के साथ 20 और बड़े अधिकारी इजराइल की पेरोल पर हैं।
यही नहीं, जब बेरूत में हाशिम सैफुद्दीन पर हमला हुआ था तो कानी वहीं थे। मीटिंग इतनी गुप्त थी कि सिर्फ चंद लोगों को पता था। हमला हुआ, सैफुद्दीन मारे गए, लेकिन कानी चमत्कारी ढंग से बच निकले और 2 दिन तक गायब रहे। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर किसी बड़े डील का हिस्सा? खामनेई को एक खास बैठक के लिए किसने राजी किया? नेतन्याहू के पास उस मीटिंग का मैप किसने भेजा? अगर कानी गद्दार है तो ईरान का अंत निश्चित है, और अगर वो नहीं तो फिर वो विभीषण कौन है जो ईरान की बर्बादी की पटकथा लिख रहा है? सस्पेंस बरकरार है, लेकिन तेहरान अब अपनों के ही साए से डर रहा है। 6 साल, कई बड़े दिग्गज और एक ही सवाल, क्या ईरान के भीतर ही कोई विभीषण बैठा है? कासिम सुलेमानी से लेकर और नसरुल्लाह इस्माइल हानिया से लेकर अब खुद सर्वोच्च नेता अली खामनेई तक, ईरान ने अपने सबसे अनमोल नगीने खो दिए हैं। ये सिर्फ इजराइल की ताकत नहीं, ये तेहरान की अपनी सुरक्षा में वो सुराख है जिसे गद्दारी ने बड़ा किया है। ईरान ने दुनिया को डराने वाली मिसाइलें तो बना ली, हजारों किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन भी तैयार कर लिए, लेकिन वो उन गद्दारों को पहचानने में चूक गया जो उसकी अपनी सफों में छिपे हैं। जब जब कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ, सटीक लोकेशन और पल पल की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचती रही। क्या ईरान की इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है या फिर गद्दारी का दीमक तेहरान की बुनियाद को खोखला कर चुका है? हथियार जंग जीत सकते हैं, लेकिन गद्दार मुल्क को कमजोर कर देते हैं। ईरान के लिए चुनौती इजराइल की मिसाइलें नहीं, बल्कि अपने ही घर में छिपे वो चेहरे हैं जिन्होंने वतन का सौदा कर लिया है। सवाल आज वही है, अगला नंबर किसका है और कब तक अपनों के खून से ये जमीन लाल होती रहेगी? अट्ठाईस फरवरी की रात जब पूरा ईरान सो रहा था, तब तेल अवीव में नेतन्याहू एक रेड बटन पर हाथ रखे बैठे थे और उन्हें बखूबी पता था कि खामनेई इस वक्त बंकर के किस कोने में मौजूद हैं। उन्हें बखूबी पता था कि सुरक्षा घेरा कितना मजबूत या कितना कमजोर है, लेकिन ये सारी जानकारी उन तक पहुंची तो पहुंची कैसे? क्या कुद्स फोर्स का चीफ इस्माइल कानी ही वो शख्स है जिसने इस्लाम के नाम पर इस्लाम के रहनुमा का सौदा कर लिया? आज हम उस गद्दारी की परतें खोलेंगे जिसने ईरान को खंडहर बना दिया। खामनेई को उस रात मीटिंग के लिए बुलाया गया था, एक ऐसी मीटिंग जो अचानक तय हुई। रिपोर्ट्स कहती है कि खामनेई बाहर नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें राजी किया गया। किसने राजी किया? वो कौन था जिसने भरोसा दिलाया कि जगह पूरी तरह सुरक्षित है? इजराइल के पास उस कमरे का नंबर तक था जहां खामनेई मौजूद थे। इस्माइल कानी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालों तक जासूसी का नेटवर्क चला चुके थे, उन पर शक गहरा है कि उन्होंने मोसाद के साथ मिलकर एक स्लीपर सेल तैयार किया है। वही सेल जिसने रईसी के हेलीकॉप्टर का रास्ता भटकाया, और वही सेल जिसने खामनेई की लोकेशन अमेरिका को बेची।
सवाल उठता है कि कानी जैसा कमांडर गद्दार क्यों बनेगा? क्या मोसाद के पास कानी की कोई ऐसी कमजोरी है जिसे दुनिया नहीं जानती, या फिर ये ईरान के अंदर की सत्ता की जंग है? 1997 से कुद्स फोर्स में रहने वाला ये शख्स जो सुलेमानी का दायां हाथ था, क्या वो सुलेमानी की मौत का बदला लेने के बजाय खुद ही कातिलों से मिल गया? हानिया की मौत के वक्त सुरक्षा घेरा कानी का था। सैफुद्दीन की मौत के वक्त लोकेशन कानी के पास थी। और अब खामनेई की ये कड़ियां अब एक खूनी पैटर्न की ओर इशारा कर रही हैं। ईरान के एलीट फोर्स आज सवालों के घेरे में है। अगर कानी गद्दार है तो इसका मतलब है कि ईरान का पूरा मिलिट्री ढांचा इजराइल के कंट्रोल में है। और अगर कानी निर्दोष है तो फिर मोसाद की ताकत उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां ईरान का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। खामनेई चले गए, नसरुल्लाह चले गए, हानिया चले गए, अब बचा कौन? क्या अगला नंबर खुद कानी का होगा या वो इजराइल के सुरक्षित गलियारे में पनाह लेंगे? मिडल ईस्ट के इस महायुद्ध में अब गद्दारी ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। जासूसी के इस खेल में कौन मोहरा है, कौन शिकारी, ये साफ होने ही वाला है। लेकिन एक बात तय है, ईरान के अंदर की गद्दारी ने उसे उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता काफी कठिन है। ईरान का वो अभेद्य किला जिसे दुश्मन भी छूने से डरता था, आखिर ढह कैसे गया? क्या आयतुल्लाह अली खामनेई को इजराइल की मिसाइलें नहीं बल्कि अपनों की गद्दारी ने मारा है? वो रहबर जिनकी सुरक्षा की परतें लोहे की दीवार जैसी थीं, उन्हें गुमराह कैसे किया गया? उन्हें बैठकों के नाम पर मौत के जाल में फंसाया गया। खामनेई को मारना आसान नहीं था, लेकिन जब घर के भेदी ही दुश्मन से हाथ मिला ले तो सुरक्षा के हर दावे खोखले हो जाते हैं। ईरान आज जंग के भंवर में फंसा है, मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन तेहरान की गलियों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, वो कौन था जिसने सटीक लोकेशन दी? वो कौन था जिसने अंतिम पलों की जानकारी साझा की? गद्दारी की इस आग ने ईरान के सबसे बेशकीमती शख्स को राख कर दिया। आज ईरान के लिए जंग से भी ज्यादा जरूरी उन गद्दारों को पहचानना है जो अगली बारूदी बारिश का रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर गद्दार घर में हो तो जंग जीतना नामुमकिन हो जाता है। खामनेई चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गद्दारी के वो सुराख जो पूरे मुल्क को लीलने के लिए बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया जिस तबाही से डर रही थी वही शुरू हो चुकी है, जिसे खामनेई ने दशकों तक दूध पिलाकर पाला, जिसे इजराइल के विनाश के लिए तैयार किया, वो कुंभकर्ण यानी हिजबुल्लाह जाग चुका है। इजराइल और अमेरिका ने सोचा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को खत्म करके वो जंग जीत लेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि खामनेई की मौत ने ईरान के भीतर प्रतिशोध की ऐसी आग सुलगाई जिसमें अब तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक सुलगने वाला है। लेबनान की पहाड़ियों से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया, और ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि इजराइल के वजूद को मिटाने की शुरुआत है। आधी रात का वक्त, इजराइल के हाइफा शहर में लोग गहरी नींद में थे, तभी आसमान से मौत बरसने लगी। एक के बाद एक 6 रॉकेटों ने इजराइल के आयरन डोम को चुनौती दी। ये रॉकेट लेबनान से आए थे। रॉकेट उस हिजबुल्लाह ने दागे थे जिसे इजराइल मरा हुआ समझ रहा था। सालों से खामोश बैठा हिजबुल्लाह अब कुंभकर्ण की नींद से जाग गया है। ये वही हिजबुल्लाह है जिसकी रगों में ईरान का पैसा और खामनेई की ट्रेनिंग दौड़ती है। 1980 के दशक से जिसे ईरान ने अपने अघोषित सेना बनाया, वो अपने आका की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल की छाती पर मूंग दल रहा है। इजराइल ने सोचा था कि खामनेई के परिवार को खत्म करके
वो ईरान की कमर तोड़ देगा। लेकिन देखिए, ईरान झुका नहीं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह अब एक हो चुके हैं। इनका मिशन एक है, इजराइल को नक्शे से मिटाना और अमेरिका को मिडल ईस्ट से खदेड़ना। जंग सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख अब दुनिया के स्वयंभू चौधरी अमेरिका की तरफ भी मोड़ दिया है। मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अब जल रहे हैं। पहली बार अमेरिका ने कबूला की ईरान के हमलों में उसके कई जाबाज सैनिक ढेर हो गए हैं। ये ट्रंप प्रशासन के मुंह पर वो तमाचा है जिसकी गूंज व्हाइट हाउस तक सुनाई दे रही है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर इजराइल को बचाओगे तो ताबूत अमेरिका भी जाएंगे। इजराइल का हाइफा, तेल अवीव और डिमोना कोई भी जगह अब सुरक्षित नहीं। होली के इस मौके पर दुनिया बम और मिसाइलों की खूनी दिवाली देख रही है। इजराइल का घमंड अब मिट्टी में मिलने वाला है, क्योंकि उसने उस शेर को छेड़ दिया है जिसके पीछे पूरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ी है। सवाल अब ये नहीं कि ये युद्ध कब रुकेगा, सवाल ये है कि क्या इजराइल इस हमले के बाद बच पाएगा। क्योंकि हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस गेम को चेकमेट की तरफ मोड़ दिया है। ईरान का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तो बस झांकी है, असली तबाही अभी बाकी है। और आक्रमण में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।